नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बांग्लादेश जल रहा है और आज भारत तक आ रही है। 17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी है। इस बीच जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी में गठबंधन हुआ है। ये दोनों ही पार्टियां भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को सिर्फ हवा ही नहीं दी जा रही, बल्कि हिंदुओं की हत्याओं से आग भड़काई भी जा रही है। भारत में बांग्लादेश की घटनाओं पर दिल्ली में उच्चायोग पर प्रदर्शन हुआ तो बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय राजनयिकों को बुलाकर विरोध दर्ज करा दिया। वहीं बांग्लादेश का हिंदू चाहता है कि भारत सरकार उसे बचाए। महज 7 दिन में बांग्लादेश के अंदर 2 भारतीयों की हत्या ने बांग्लादेश की यूनिट सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भारत सरकार के सामने दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की चुनौती है। शेख हसीना को शरण देने के कारण बांग्लादेशी कट्टरपंथी और आंदोलनकारी भड़के हुए हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ISI का शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश में ही डेरा जमाए हुए है। कुछ बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। और इतनी नीच कौम है उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। भारत के हिंदुओं को भारत सरकार विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते हैं और भारत सरकार से सभी देशवासियों की ओर से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश से बात की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश को लात की जरूरत है। और वहां जो लगातार हिंदू मंदिरों में आग लगाई जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदू घरों को लूटा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों से रेप किया जा रहा है, ये अत्याचार बंद कराने के लिए सरकार कठोर कदम उठाए और वहां जितने भी हैं उनको जो है फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक 2 की जाए, जिससे इनकी औकात जो है ठिकाने आ जाए। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर त्रिवेदी मौजूद हैं। शेखर, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं, रामभद्राचार्य की बात हम सुन रहे हैं, तमाम तरीके से जो धर्मगुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, हिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें, दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि जो भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहा है एक्शन, उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है वो अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन चलने वाला देश नहीं रह गया है। जिस तरीके से 2024 में वहाँ पर अपदस्थ किया गया शेख हसीना को और उसके बाद वो वहाँ से पलायन करती हैं, हिंदुस्तान उनको शरण देता है, उसके बाद जिस तरीके की स्थिति है वो लगातार ऐसी स्थिति है वहाँ पर कि उसमें कब क्या हो जाएगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है। जो सरकार वहाँ पर काम कर रही है उसके हाथ में कुछ है नहीं, वो केवल एक मूक दर्शक की तरीके से जो कुछ हो रहा है उसको होने दे रही है और न सिर्फ होने दे रही है बल्कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसका सपोर्ट भी कर रही है। तो इस तरीके की जब स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है और ख़ास तौर से पहले दीपू दास और उसके बाद सम्राट मंडल, बुधवार को उनकी हत्या हुई है राजबाड़ी में, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, कोई ना कोई ऐसा इशू सामने ला करके उनकी हत्याओं को जायज़ ठहराने की भी कोशिश हो रही है और बड़ी निर्मम तरीके से हत्या हो रही है। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को चौराहे पर पीट कर मार डाला जाता है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है। और ये आज से नहीं है, लगातार बांग्लादेश में इस तरीके की स्थितियाँ पहले भी बनती रही हैं। समय समय पर वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा है और उसके बाद हिंदुओं को या तो वहाँ पर मारा पीटा गया है या उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है वगैरह वगैरह। अब आते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो 2 चुनौतियाँ हैं यहाँ पर। एक चीज़ तो यह है कि भारत सरकार
दूसरे देश के मामले में कितना हस्तक्षेप करती है, किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, कहाँ तक जाती है, ये एक सवाल है। रही बात जो सड़कों पर हमें प्रदर्शन दिख रहा है, चाहे वो दिल्ली में बीते दिनों हुआ बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन हो, या फिर जैसा आज हमने आगरा में देखा, या फिर हमने धर्मगुरुओं की बात सुनी, या फिर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग पॉलिटिकली एडवांटेज लेना चाहते हैं वो अपनी तरीके से इस बात को कह रहे हैं। आप बताइए कि कहाँ मॉब लिंचिंग हुई है, कहाँ पर ऐसा हुआ है जहाँ किसी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को इस तरीके से हिंदुओं की भीड़ ने पीट दिया हो, सरेआम उसकी हत्या कर दी हो, या कहाँ पर ऐसा हुआ है कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में जिंदा जला दिए गए हैं। कम से कम हाल फिलहाल की बीते कई दशकों की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आती है जब इस तरीके की कोई भी आप उदाहरण को सामने रख सकें। बांग्लादेश में ये हो रहा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस का बयान है, विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इस बात को कहने से कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी उनको बताना पड़ेगा। जिस तरीके की चीजें वो कहना चाहते हैं वो खुल करके कहें कि जो वहां हो रहा है क्या वैसा ही यहां पर भी हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो कहां पर है। जी। रही बात धर्माचार्यों की, तो धर्माचार्यों का अपना एक ऑरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्माचार्य जो है वो हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, और हिंदू दुनिया में कहीं पर भी हो तो जो धर्माचार्य है उसका, हिंदुओं का गुरु तो वही है, वही धर्म की पताका लिए हुए है, तो उनके लिए उनकी चिंता जायज़ है। भारत सरकार कब क्या किस तरीके से करती है, इसका जवाब भारत सरकार की तरफ से आना अभी बाकी है। ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी उच्चायोग के अधिकारियों को, राजनयिकों को बुला करके भारत सरकार ने अपना विरोध जताया। जो दीपू दास की हत्या हुई है और उसके बाद जो सम्राट मंडल की हत्या हुई है, उस पर भी भारत सरकार ने अपना विरोध तो जता दिया है, लेकिन उससे आगे कोई चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ जब बांग्लादेश उच्चायोग पर भारत में प्रदर्शन होता है, दिल्ली में प्रदर्शन होता है, तो बांग्लादेश में बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भी हिंदुस्तान के राजनयिकों को वहां पर बुला करके और अपना कड़ा विरोध जताया है। उनसे इस तरीके की हरकत दोबारा ना हो, अपने राजनयिकों पर चिंता जताई है। ये सारी चीज़ें पिछले दिनों के घटनाक्रम में साफ साफ नज़र आ रही हैं, और इन सारी चीज़ों का जो कूटनीतिक असर है वो निश्चित रूप से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते कभी हुआ करते थे, अब वो रहे नहीं उस तरीके से। जो हो रहा है उसके बाद वो बचेंगे कितना, ये भी एक देखने वाली बात है। इस बीच में बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना होगा। जो रहमान शेख खालिदा जिया के बेटे हैं वो वापस आते हैं, और यहाँ आने के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश में आने के बाद करीबन 1-1.5 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। वो बस से पहुँचे, और खालिदा जिया की तबीयत बहुत ख़राब है, वो वेंटिलेटर पर हैं, तो जब तक वो अपनी माँ तक पहुँचते उस दरमियान भी उनको काफ़ी समय लगा अपनी माता को देखने के लिए जहाँ उनको जाना था। 17 साल बाद वो लौटे हैं। उन पर 2004 से लेकर के और 4-5 में जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं बांग्लादेश की, उस समय पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना था, और कई अन्य मसलों में जब 2007-8 आते आते जो वहाँ पर इंटरिम सरकार बनी, क्योंकि 2006 में वो खालिदा जिया प्रधानमंत्री नहीं रहीं और फिर एक इंटरिम सरकार की वहाँ पर व्यवस्था की गई। उस इंटरिम सरकार ने मुकदमा चलाया, खालिदा जिया भी जेल में थी, उनका बेटा तारिक रहमान भी जेल में था। खालिदा जिया को बेल मिल गई और तारिक रहमान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, अपना देश छोड़ करके। और न सिर्फ देश छोड़ा बल्कि एक उन्होंने हलफनामा भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब भविष्य में वो किसी भी तरीके की राजनीति बांग्लादेश में आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इतना कह के उनको एक सेफ एग्जिट दिया गया और परिवार के साथ में जाकर के विदेश में सेटल हो गए। अब जो स्थिति बनी, यानी 2024 में जब शेख हसीना अपदस्थ होती हैं, उसके बाद से जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति बनी जहां पर कट्टरपंथी हावी हुए, शेख हसीना को जाना पड़ा, और उसके साथ साथ जो तारिक रहमान पर तमाम मुकदमे थे, जिस तरीके के उनके हलफनामे थे, वो सारे क्वैश कर दिए गए। वहाँ जो सरकार बनी या जो अदालतें थी उन्होंने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, और उसके बाद अब 17 साल के बाद तारिक रहमान पहुँचे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुँचने के बाद उन्होंने 2-3 बातों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देश और दुनिया के सामने रखा है। वो बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि तारिक रहमान पहुंचने के बाद
बांग्लादेश की सरजमी पर अपने देश की मिट्टी को हाथ में उठाते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे चूमते हैं और बड़े भावुक अंदाज में बांग्लादेश की उस जो वहाँ पर गैदरिंग थी, लाखों की भीड़ थी, उनके सामने ये बात रखते हैं कि हमें अब एक बार फिर से बांग्लादेश को खड़ा करना है, हमें एक बार फिर से भारत के साथ में रिश्तों को बेहतर करना है, हमें एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है जो बांग्लादेश के विकास में बाधक बनी हुई हैं, वगैरह वगैरह। तारिक रहमान के पहुंचने के बाद जो फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन ड्यू है, वहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इनको क्लीन स्वीप मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है क्योंकि उनका जिस तरीके से रेड कार्पेट वेलकम हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ में जनता ने अपने आप को जोड़ा है, वो शायद यूनुस सरकार के लिए और वहाँ जमाते इस्लामी के लिए जो ये पूरा कट्टरपंथी माहौल पैदा कर रही है, एक सरदर्द है। लेकर के यही आए, बात इन्होंने की, यूएस में इन्होंने जा कर के बात करी, मीटिंग करी, लेकिन जब तारिक रहमान वापस बांग्लादेश पहुंचे हैं तो यूनुस सरकार को ये लग रहा है कि वो चुनाव में जब जाएगी तो उस तरीके से शायद वो अपना परफॉर्मेंस ना कर पाए। 2024 के बाद से जिस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में या जनता का सपोर्ट वो अपने हक में सोच रहे थे, तो ये इस तरीके का प्लस माइनस है जिसको लेकर के जमाते इस्लामी और जो नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ पर, जिसको अभी ये 2024 में वहाँ के स्टूडेंट्स लीडर ने नया बनाया है और यूनुस जिस सरकार को चला रहे हैं, उसमें एक गठबंधन की स्थिति पैदा हुई है। हमें ये नहीं भूलना होगा कि जमाते इस्लामी कभी भारत का समर्थक नहीं रहा है। वो घोर विरोधी माहौल भारत के खिलाफ न सिर्फ पैदा करने में उस्ताद है, बल्कि भारत के खिलाफ गतिविधियां करने में भी जमाते इस्लामी का हाथ रहा है, कई एविडेंस हैं उसके। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि जो तारिक रहमान हैं, जब 2004 में शेख हसीना विपक्ष में थी, उन्हीं की रैली में एक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट का जो पूरा सिजरा था वो जाकर के कहीं ना कहीं बीएनपी पे, यानी इसी खालिदा जिया की पार्टी पर और ख़ास तौर से तारिक रहमान के सर पे फूटा था, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा इसने तूल पकड़ा कि अल्टीमेटली 2008 के आसपास तारिक रहमान को देश छोड़ना पड़ा था। अब लेकिन जब 17 साल के बाद उनकी वापसी होती है, परिवार के साथ वो आते हैं और जिस तरीके से उनका वहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक माहौल में विकल्प मिला है। वो विकल्प अच्छा होगा बुरा होगा, ये देखना बाकी है। हमारे साथ चंद्रेश जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। चंद्रेश जी, यही बातचीत भी करते क्योंकि उथल पुथल मची हुई है बांग्लादेश में। तारिक रहमान की एंट्री, इतने ज्यादा जो खुले मन से इस्तकबाल किया बांग्लादेश की जनता ने, कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत अब शेख हसीना को लौटा देगा। और इसके साथ ही लगातार कांग्रेस भी सवाल उठा रही है चंद्रेश जी कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है भारत में, उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में नजर आ रहा है। और साथ में सवाल ये भी रहेगा सर कि केंद्र सरकार कब एक्शन लेती दिखाई देगी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को लौटा देगा भारत, वो पहले ये जान ले कि दलाई लामा को क्या भारत ने चीन को लौटा दिया? नहीं ना, दलाई लामा भारत में है और वहां के लोगों को, तिब्बत के लोगों के हक और हुकूक की लगातार वो बात करते हैं। शेख हसीना को कहीं भारत लौटाने नहीं जा रहा है, वो भारत के शरणार्थी और शरणार्थियों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, बारीकी से हम नजर वहां पर गाड़े हुए हैं। अभी धर्माचार्यों ने जो बात कही, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं को, विशेषतः दलित और पिछड़े वहां के हिंदुओं को बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्संग हो रहे हैं, अब वृद्ध जनों के साथ वहां पर अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं और इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी जी जर्मनी में जाकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, बांग्लादेश का नाम तक नहीं लेते और मनरेगा का नाम राम लगने पर उनको चिंता हो जाती है। बांग्लादेश भी राम का विरोधी, पाकिस्तान भी राम का विरोधी और कांग्रेस, राहुल गांधी भी राम के विरोधी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजियां किए हैं और अभी तक राहुल गांधी का कोई भी बयान बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के लिए नहीं आया, इससे आज स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधि में, षड्यंत्र में शामिल है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, हमारे बीएसएफ के जवान बांग्लादेश की तरफ
एकदम गिद्ध की तरह नजर डाल के बैठे हुए हैं और बिल्कुल बारीकी से बांग्लादेश की हर गतिविधि की हम निगरानी कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बांग्लादेश के अपने आंतरिक मुद्दे हो सकते हैं, साथ ही साथ हमें जहां तक अनुभव हो रहा है कि इसमें पाकिस्तान और चाइना का भी हाथ है और बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधि को आगे बढ़ाने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है। लेकिन हमारी तोपें, हमारे बंदूक, हमारे राफेल, हमारे आर्मी, हमारे बीएसएफ के फोर्स, ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं और बांग्लादेश को अपने नियंत्रण और सीमा में रहना चाहिए। यदि बांग्लादेश ने अपने नियंत्रण और सीमा, अपने दायरे को सीमित नहीं किया और वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो इसकी भारी कीमत बांग्लादेश और वहां के लोगों को चुकानी पड़ेगी। चंद्र जी, जो बात आपने कही है वो सुनने में बड़ी उत्साहजनक लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे बस एक मौके का इंतजार है, कल सुबह होगी तो बांग्लादेश में पता नहीं क्या कर देगा भारत। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, जरा हमें विस्तार से बताएं कि जो बीएसएफ की फोर्स गिद्ध की तरीके से नजर एक एक घटना पर लगाए हुए है वो क्या देख रही है? राफेल और तोपों का मुंह जो बांग्लादेश की तरफ है, उनके चलने की क्या मतलब वो कौन सा पीक पॉइंट है जब वो चलेगा? इसी तरीके से जब आप यहां, मेरा सवाल पूरा होने दें, मैं एक एक चीज जो आपने कहा है मैं उसी को थोड़ा सा विस्तार में समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जो बात आपने कही उससे गर्मी तो बहुत पैदा हो रही है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि निशाना लगेगा कब। दो तीन बातें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि गंभीरता पूर्वक आप विचार करेंगे और देश की जनता भी इस पर विचार करेगी। भारत में एसआईआर शुरू होता है, पश्चिम बंगाल से हजारों लाखों बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए यहां से भागते हैं। असम का मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक माहौल बनता है और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या शुरू हो जाती है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और निसंदेह भारत सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका तक की बात हम कर रहे हैं, वहां पे रहने वाले माइनॉरिटी स्पेशली हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख यदि उत्पीड़न के शिकार हैं तो उनके हक की लड़ाई मजबूती के साथ भारत रखेगा, अपना पक्ष रखेगा। जरूरी होगा तो सैन्य कार्रवाई भी करेंगे और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएंगे। इस बात के लिए हम देशवासियों को आश्वस्त कर देते हैं। दूसरी बात, भारत की सीमा पर चाइना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। दरअसल में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, एक तरह से भारत को घेरने की प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया कि भारत के आर्थिक मामले में अमेरिका की कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी और अमेरिका ने, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के बाद भी स्पष्ट कर रहा हूं, मेरे साथ कोई लाग लपेट नहीं है कि ये बात छुपानी, वो बात छुपानी है। भारतीय मिसाइलों की धमक पाकिस्तान में और अमेरिका में गूंज चुकी है। पटाखे पाकिस्तान में फटे, उसकी आवाज अमेरिका में सुनाई दी और यही कारण है कि अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब उनके पास चारा क्या है? उनके पास एक ही चारा है कि बांग्लादेश में वो ऐसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं जिससे भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन 56 इंच की छाती वाली सरकार है और मजबूत सरकार है। हम हर बात को, मैंने आपसे क्या कहा कि गिद्ध जैसी हमारी नजर है। हम बांग्लादेश पर भी नजर रखे हैं, हम पाकिस्तान पर भी नजर रखे हैं और उन देशों पर भी नजर रखे हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सवाल इस बात का है, भारत के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की और आर्थिक दबाव बनाने की वो कोशिश दबाव क्या बना रहे हैं, तनाव क्या पैदा हो रहा है, वो अपनी चीज है। ठीक है चंद्र जी, ठीक है, अब अगला सवाल आने दें। पड़ी तो दुनिया की ईंट से ईंट भारत बजाने के लिए तैयार है। आप ठीक है, बातें ऊर्जा पैदा कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी कायम है। जितनी कॉन्स्पिरेसी की बात आपने की है, जिस तरीके से चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में बैठ करके जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ये सारी बातें आपके कहने से पहले ही बहुत सारे हमारे समझदार दर्शक भी हैं जिनके पास ये डेटा है, वो भी न्यूज़ देख रहे हैं, आज की खबर देख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें पता है कि हमारी नज़र है।
सवाल इस बात का है कि दीपू दास की हत्या हो जाती है, जिंदा जला दिया जाता है वो आदमी। परसों एक और आदमी जिसको भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, सम्राट मंडल उसका नाम है। इसके बाद हिंदुओं को लेकर के जितनी भी बातें आप कह रहे हैं वो अपने आप में लगातार वहां से खबरें आ रही हैं। भारत ये जानना चाह रहा है, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि चंद्रेश जी ये बताएं कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो एक बात है, अभी कर क्या रहे हैं ये बड़ा सवाल है। कर क्या रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया में बयान दे दिया है कि हमने बांग्लादेश की सरकार को स्पष्ट और क्लियर संदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द वहां की हालात को नियंत्रित करने का प्रयास करें। यदि वो हालात नियंत्रित करने में असफल होते हैं तो भारत अपने तरीके से कार्रवाई करेगा, और हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि वहां की सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी। नहीं लेगी तो खामियाजा भुगतेगी। अब जो आप शिखर जी बात कर रहे हैं, दर्शक हो या देश के नागरिक, वो ये चाहते हैं तुरंत और त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए, जबकि देशों के रिश्ते ऐसे नहीं चलते। जरूरत पड़ा तो हमने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में कार्रवाई किया ना। जब हमने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर लेकर आएंगे तो लोग कहते थे कब लाएंगे, कहां लाएंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। हमने इतने पटाखे फोड़े कि अमेरिका तक में गर्मी पैदा हो गई। उसके बाद लोगों ने कहा कि इतना ही करके क्यों छोड़ दिया, तो हमने स्पष्ट संदेश दे दिया कि इसके बाद कोई इस तरह का एक्टिविटी होगा, टेरर एक्टिविटी, तो और मजबूती से जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम ये चाह रहे हैं, हम बांग्लादेश के लोगों के, वहां की आवाम की खुशहाली के लिए चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई बांग्लादेश में ना हो। देखिए क्योंकि चंद्रेश जी, बांग्लादेश में यदि होगी बात तो इससे 2 आगे मिनट बढ़ में चुकी बांग्लादेश है। टिकने वाला नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि आप लीडर हैं बीजेपी के, जब आप ऊर्जावान बातें करते हैं तो केवल पार्टी या संगठन का ही नहीं बल्कि हमारे जो दर्शक हैं उनका भी उत्साह बढ़ता है। लेकिन अगर कोई सवाल हमारा अपने तरह से स्थिर भाव में रहता है तो मेरी मजबूरी है कि मैं बार बार उस जगह पर आपको पिन लगाऊं। मैं आपसे फिर यह बात कहता हूं कि पहलगाम में हमला हुआ, वहां पर पाकिस्तान के सबूत मिले, पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिले। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया, बाकी चीजें हुई, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद दिल्ली में हमारे यहां एक घटना हो जाती है। आप समझ रहे हैं, दिल्ली में जो घटना होती है उनका नेटवर्क इस तरीके का है कि अब की बार सारे जो भी अभी तक की चीजें सामने आई हैं वो आपके अंदर की हैं, और ये हम सब जानते हैं कि जिनको अंदर में इस्तेमाल किया है वो भी वहीं से गाइड हो रहे हैं। अब आपकी स्थिति है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, लेकिन आप हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उस तरीके की स्थिति नहीं है। आप प्रैक्टिकली समझिए, बांग्लादेश में जो घटना हो रही है वो बांग्लादेश का एक आंतरिक मामला है। दिक्कत यहां पर इसलिए पैदा हो रही है या भारत में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू हैं, और ये जो मारे जा रहे हैं, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, वो आज से नहीं मारे जा रहे हैं, ये पिछले 10 साल में भी कई बार मारे गए हैं। इससे पहले इस्कॉन वाला प्रकरण हुआ था, तब भी आपकी सरकार थी। सवाल यह है कि घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार क्या एक्शन ले रही है? आप कब तक इंतजार करेंगे? मैं शेखर जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आपने कहा कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। बांग्लादेश का आंतरिक मामला बांग्लादेश के लिए होगा, विशेषज्ञों के लिए होगा, संविधानविदों के लिए होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्याख्याताओं के लिए हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का आंतरिक मामला बांग्लादेश पाकिस्तान और का आंतरिक मामला नहीं है। हम इस बात को आज भी कह रहे हैं कि हमने अखंड भारत का जो सपना, और रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है कि देश के नक्शे बदल सकते हैं। हमने जो अखंड भारत का सपना देखा है, उस अखंड भारत का अभिन्न अंग बांग्लादेश और पाकिस्तान है। इसलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में होने वाला हर घटनाक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वहां का आंतरिक मामला है, करके भारत छोड़ने वाला नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में भी सवाल है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सुनिए, और बांग्लादेश में सुनिए, वहां की माइनॉरिटी हिंदुओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो भारत
को जो कार्रवाई करेगा दुनिया देखेगा। अभी जो और दुनिया आपने उसे याद भी रखेगा। जो आपने अखंड भारत की बात कही है, रक्षा मंत्री जी के बयान को आपने कोट किया है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत में ये उत्पाती कम है क्या जो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से या उनको हिंद महासागर में और इनको अरब सागर में बहा देंगे? आप अपने आप बात समझिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप नहीं, आप कहां ले जाएंगे उनको? आप अपने देश की स्थिति देखिए, यहां पर जो हैं आप उनसे संतुष्ट हैं क्या? वो ठीक है, योगी जी की सरकार है, बरेली में मामला होता है तो तौकीर रजा अंदर जाता है। शेखर जी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपके मंच के माध्यम से मैं देशवासियों से नहीं, दुनिया के तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया के तमाम लोग बता दे कि भारत में मुसलमान जितने शांति के साथ और खुशहाल हैं और सरकारी योजनाओं का जितना लाभ ले रहे हैं, क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहां तक कि कई मुस्लिम कंट्रियों में मुसलमान उतने खुशहाल हैं क्या? आप ही के नेताओं का बयान है, खाते यहाँ की हो, गाते वहां की हो। मैं यही कह रहा हूं आपसे। और यही बताता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत का समाज, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं और भारत के मूल्य और आदर्श कितने बड़े हैं, कितने मायने रखते हैं। शेखर जी, बातें कही जा सकती है। राहुल गांधी भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। जर्मनी में जाके कह रहे जर्मनी वालों, यूरोप वालों आओ और भारत का लोकतंत्र बचाओ, भारत का लोकतंत्र खतरा में है। और वही राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बांग्लादेश के मुद्दे पर अभी तक अपना मुंह नहीं खोले हैं। तो इस तरह के भी लोग भारत में हैं, फिर भी उनको आजादी है कि वो भारत के बाहर जाकर बोल सकते हैं। हमने तो कहा सोशल मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी जी बांग्लादेश के ढाका में जाकर, पाकिस्तान के कराची में जाकर क्या मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? अरे इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं चंद्रेश जी। आपने तो खुद ही वो बात कह दी जो मैं आपसे बड़े विस्तार में कहने की कोशिश कर रहा था। अब जब आपके घर में ऐसे लोग बैठे हैं तो आप अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, जो मिसाइलें, तोपे, नहीं, आप मेरी बात समझिए। आप बात नहीं, ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे चर्चा ही नहीं हो सकती ना। फिर आप ये बताइए, बांग्लादेश की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, उन दोनों देशों से ज्यादा आपके यहां अपने जो जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो पहले से मौजूद हैं उनको संभाला नहीं जा रहा। वो खाते यहां की हैं, गाते वहां की हैं, ये आप ही के नेता कहते हैं। अब इसके बाद आप दो और जगहों से उठा लेंगे, क्या करेंगे, क्या कहां ले जाएंगे? और वहां जो अल्पसंख्यक हैं, ये कूटनीति कैसी है कि आप उस चीज को नहीं रोक पा रहे? शेखर जी, बड़ी विनम्रता के साथ फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मोहन भागवत जी अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने एक बात कही। एक संघ का कार्यक्रम था, उसमें वो गए थे। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों का धर्म अलग हो सकता है, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वो संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके मूल्य, उनके आदर्श भारतीय हैं। और भारत के मुसलमानों में कहीं भी कोई कमी नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं। वो तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो अनर्गल बयानबाजी करके भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भभकते हुए दिए की तरह है, समय के साथ बुझ जाएंगे। भारत के मुसलमान भारतीय हैं और भारत उनके साथ है, वो भारत के साथ है। एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद भी इस देश के हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से पाकिस्तान के मुसलमानों को और बांग्लादेश के मुसलमानों को, यहां तक कि दुनिया के और तमाम कट्टर देश के मुसलमानों को सीखना चाहिए। भारत के मुसलमान तो दुनिया के सामने मिसाल कायम करने वाले मुसलमान हैं। वो तो राहुल गांधी की बयान है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसा उनका रायदाता कौन है। वो ठीक है। वो मैंने सुना है कि राजस्थान में कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से चौमू वाली घटना आपने भी सुनी होगी आज दिन भर में। चौमू वाली घटना ऐसा है शेखर जी, उस घटना को अभी विस्तार से हमने अध्ययन नहीं किया है। हाँ। और जब घटना को विस्तार से अध्ययन करेंगे तो जरूर उस पर हम जवाब देंगे। मैं आपको बता देता हूं, जो जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं उन्हीं की ये परिणति वहां पर सामने आई है। चौमू में 6-8 पुलिस वालों के सर खोल दिए। बात होने के बाद बाहर पड़े हुए पत्थर जब मस्जिद के हटाए जाने थे, उसको लेकर के बवाल हुआ। बाद में पुलिस ने लाठियां भांजी, स्थिति को किसी तरीके से काबू किया। ज्यादा दूर न जाइए, कुछ दिन पहले यहां बरेली में एक तौकीर रजा हुआ करते हैं, फिलहाल जेल में हैं योगी जी की सरकार में,
लेकिन उन्होंने भी जितना बड़ा मॉब इकट्ठा किया था और जिस तरीके की स्थिति देश के अंदर बनी थी वो किसी से छिपी नहीं है। तो मैं चंद्र जी, चूंकि आप भारतीय नहीं, चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, साथ साथ सबका विकास भी सोचते हैं, मोहन भागवत जी भी सोचते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके अपने मुल्क में, मतलब हमारे अपने मुल्क में जिस तरीके की स्थितियां हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं और पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के जब हम चिंता जताते हैं तो आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि चौमू की घटना का आपने अध्ययन नहीं किया तो ये बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते इस डिबेट में आपके ऊपर सवाल है। नहीं, ठीक है, मैं जब आपके डिबेट की सूचना, दिन भर मैं बस में था, अभी जब मैं पहुंचा हूं तो आपके डिबेट में बैठा हुआ हूं। हाँ ठीक है, मैं अध्ययन नहीं किया हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने अभी कुछ समय पहले आपसे कहा कि भारत में जो इस तरह की जो चीजें दिख रही है, जिधर आप इशारा कर रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बरेली का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, या छिटपुट इस तरह की घटनाएं जो देखने को आ रही है, ये मुसलमान नहीं है, ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं। उसको मुसलमान के नजरिए से मत देखिए। भारत की संस्कृति और परंपरा तो ऐसी है कि यहाँ चूहे और बिल्लियां भी साथ साथ खेला करते हैं, कुत्ते और बिल्लियां भी साथ साथ खेलते कूदते हैं गांव में। हर जाति, धर्म और परंपरा के लोग गांव में निवास करते हैं, हम लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं और कांग्रेस की सांप्रदायिक जो सोच है, फूट डालो और राज करो की जो नीति है, उस नीति का ये परिणाम है और उसको हम अपने स्तर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पासमानदा मुस्लिम मंच का निर्माण इसीलिए किया ताकि राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक मंच पर हम ला सकें, मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रचारित कर सकें और ऐसे मुसलमान जो कांग्रेस और दूसरे समाजवादी पार्टी आदि दलों के बहकावे में आकर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, उनको समझाकर बुझाकर राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में उनको देश की मुख्य धारा से हम जोड़ सकें। अच्छा, कोई आंकड़ा देंगे क्या? मुस्लिम मंच एक ठीक है, मतलब हम लोग कोई भी प्रयास करते हैं, आपकी पार्टी ने प्रयास किया है, कोई आंकड़ा होगा कि 100, 50, 200 कुछ लोग ऐसे, मतलब आप कोई आंकड़ा देंगे कि इतने लोग राष्ट्रवादी हो गए, इन्होंने राष्ट्रहित में इस तरीके की चीजें की, मतलब कोई उदाहरण कुछ सामने है क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा, इस देश में हजारों और लाखों मुस्लिम भाई बहन हैं जो सेना में, पुलिस में और दूसरे विभागों में राष्ट्र की सेवा दे रहे हैं। मैं मुसलमानों पर, कोई भारत के मुसलमानों पर आरोप नहीं लगाने वाला। जो इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं वो सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस अपने समाज से, एक मिनट, अक्सर जो कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं शेखर जी, तो हम लोग कम्युनिज्म को धर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन कम्युनिज्म का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक शब्द है और कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है, धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देती है, उस तरह के विचार को आगे बढ़ाती है, तो उसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। तो कांग्रेस की जो सोच रही है शुरू से, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की रणनीति पर कार्य करते आई है और उसे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को उत्पीड़न पर हम कुछ बोलेंगे तो भारत में मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो कांग्रेस को तो मुसलमान ऐसे भी वोट नहीं दे रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे कांग्रेस, और बहुत जल्द इस देश के मुसलमान जान जाएंगे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, वोट बैंक की लालच में उनको बहकाया है, उनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा भरा है और उनको गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में फंसाया है। उससे बाहर निकालने के लिए ही हमने पासमानदा मुस्लिम मंच बनाया। इसका उद्देश्य यही था कि जो गरीब पिछड़े मुसलमान हैं उनको विकास की मुख्य धारा से हम जोड़ सके, क्योंकि उनको गरीब रख के हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। और देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल में किसी भी सरकार ने पिछड़े और दलित मुसलमानों के हक के लिए कोई कार्य नहीं किया। हमने तो काम भी किया। हमने 3 तलाक के केस को खत्म करने का काम किया, 3 तलाक पर महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया, पासमानदा मुस्लिम मंच बनाकर उनको राष्ट्रवाद की धारा से जोड़ रहे हैं और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब मुसलमान प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से कार्य करने वाली सरकार
जो भारत के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ा रही है। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि अखंड भारत का निर्माण भारत के मुसलमानों को अलग करके तो हम नहीं बनाएंगे, उसमें भारत के मुसलमानों का साथ होगा। और मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार अभी खुला छूट दे दे, हमारे पासमानदा मुस्लिम मंच के मुसलमान बांग्लादेश के बदमाश मुसलमानों को ठीक कर देंगे। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपने एक लाइन पकड़ी। ठीक है चंद्र जी, आपने एक लाइन पकड़ी है। मैं आपसे अब मैं आता हूँ दो तीन चीजें। अब आपने इतनी देर बताया, मैं 2-3 चीजें आपके सामने फिर रखता हूं ताकि आप जो दिशा है वो इस चर्चा को दे सकें। 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जितनी भी योजनाएं आपने चलाई हैं उसमें सबका साथ सबका विकास की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बगैर किसी भेदभाव के ऊपर से जो योजना चली वो नीचे तक गई है। उसका लाभ हिंदुओं ने भी लिया है, मुसलमानों ने भी लिया है, बुद्ध सिख ईसाई जो भी हैं, जिसको जरूरत थी उसको मिला है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन 2022 के चुनावी नतीजे हैं और जो 2024 के चुनावी नतीजे हैं, मैं बीजेपी ऑफिस में था, वहां पर जब रिपोर्ट्स पे बात हो रही थी तो कुछ खास इलाकों का जब जिक्र आया जहां पर आपको वोट की ज्यादा उम्मीद थी इन योजनाओं के बाद और अपने फैसलों के बाद, उन जगहों पर बीजेपी के अंदर ही थोड़ी सी निराशा थी। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उस बीजेपी संगठन की जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरा कोई विरोध नहीं है, वो रह रहे हैं यहां पर, उनके पुरखे यहां पर रह रहे हैं। अभी 1947 में नेहरू ने क्या फैसला लिया उसको हम और आप तो बदल नहीं सकते आज बैठ करके इस चर्चा में। सवाल इस बात का है कि चाहे पाकिस्तान हो जहां पर हिंदुओं की आबादी लगभग खत्म हो गई और बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं की आबादी लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ी है, जिस तरीके से ये लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरीके की वहां स्थिति बनी है, तो पिछले 10 साल में आपके किसी प्रयास से वहां पर ऐसा क्या हुआ है उस चीज का जिक्र आना चर्चा में जरूरी है। दूसरी बात, रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो, ऐसा नहीं है कि ये सब पिछले मतलब 50-60 साल में ही हुई है। अगर आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो आपने पाया होगा कि जम्मू की पूरी जो टेरिटरी है बाहर चारों तरफ, वहां पर रोहिंग्या मुसलमान बसे हैं। आज की डेट में उनकी बस्ती है और वो बस्ती 2014 ऑनवर्ड्स बसी है या ऑन रिकॉर्ड है। आपकी सरकार थी केंद्र में, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकारें थी उस समय पे जब आपने गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाई थी। उसके बाद 2019 में आपने धारा 370 हटाई, लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा है, केंद्र सरकार का शासन रहा है। आप बताएं कि ऐसे में आपने किस तरीके से क्या ऐसा किया है कि जो आकर के वहां से बस गए। आप एसआईआर और ये चीजें आज हुई हैं, आपने पिछले 12-15 साल में ऐसा क्या किया है कि यहां से कुछ 1000, 2000, लाख, 50,000 बाहर भेज दिए हो, वापस कर दिए हो? कल परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष वाले बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब भगाएंगे, रोहिंग्या को भगाएंगे, तो बीच में बोलने मत आना। ये साफ मैसेज है, इतना मैसेज पर्याप्त है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना को पीटा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने के कगार पे है। बलूचिस्तान की आजादी के नारे बुलंद हो चुके हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहां है? बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने की बात करने वाला अमेरिका बांग्लादेश के मुद्दे पर अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला? ट्रंप क्या कर रहे हैं? दुनिया के तमाम संगठन क्या कर रहे हैं? इस नैरेटिव को पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर चल क्या रही है। मानवाधिकार की बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहां है? हम तो बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि हम बोलते हैं, और हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जब माइनॉरिटी की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं, ये राहुल गांधी सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, दलित और पिछड़ों की वोट के लिए बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर दलित और पिछड़े हिंदू हैं। उसके लिए राहुल गांधी ने कोई सवाल खड़ा किया? जर्मनी में जाकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में। देश को समझना होगा, इसका मतलब कि कांग्रेस बांग्लादेश के चरमपंथी और पाकिस्तान के कट्टरपंथी, ये सब जो है मिले हुए हैं और भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधि में शामिल हैं।
इस बात को देशवासियों को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जो अखंड भारत का हमने सपना देखा है, हमने जो अखंड भारत का सपना देखा है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मोदी जी नहीं मोदी जी के बाद, योगी जी नहीं योगी जी के बाद, आज नहीं कल अखंड भारत बनेगा और बनेगा। उसका रोड मैप भी तैयार है, उसके तरीके भी तैयार हैं, अखंड भारत सिस्टम तैयार है। मैं ये कह रहा हूं, आपको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज है, वहां के लोग खुद खड़े होकर एक दिन कह देंगे कि हमें ये सरकार और ये मुल्क नहीं चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बड़ी आबादी खड़ी होकर कहेगी कि भारत अपने बाहों को फैलाओ और हमारी सीमाओं के साथ हमें अपने आप में समेट लो। और उस दिन का हम इंतजार भी कर रहे हैं और वो परिस्थिति भी हम तैयार कर देंगे कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग भारत की सीमा पर आकर कहेंगे कि भारत अपने हाथों को फैलाओ और सिर्फ हमें नहीं, हमारी भूमि सहित हमें अपने आप में शामिल कर लो। ऐसा है, दुनिया देखेगा, अखंड भारत को भी देखेगा, उसका वर्चस्व भी देखेगा। अब दुनिया के अंदर अब लोग समझने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं भारत। एक बात मैं आपको समझाता हूं, एक बात मैं भी समझाता हूं। ऐसा है कि जो आप बाहें फैला करके बात बता रहे हैं, ऐसा 1971 में हुआ था हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच, मतलब तब ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ऐसा हो चुका है। और उस समय पर जो देश की प्रधानमंत्री थी और जिस तरीके से पूरा एक रचना करी गई, ये है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है। नहीं, बस इतना समझ लीजिए। मैं आपसे जो आपने जो कहा, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। आप बाहें फैला करके जो बात करें, अखंड भारत तो होगा, उस अखंड भारत की आबादी क्या होगी, उस अखंड भारत में कौन रहेगा, वहां रहने वाले लोगों का मूल क्या होगा। सवाल तो इसी बात का है। जो अल्पसंख्यक आज बांग्लादेश में आप कह रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक का जिक्र आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, आप जिस अखंड भारत की बात कर रहे हैं, उसमें आप ही अल्पसंख्यक होंगे। अब सुनिए, जिस अखंड भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, और मैंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि लोग आएंगे, भारत बाहें फैलाएगा और उनकी भूमि के साथ भारत अपने आप में सबको समाहित कर लेगा। उसके बाद भी आपकी चिंता जायज है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होगी। तो सबको मालूम होना चाहिए कि भारत की सीमा से लगे हुए बड़े बड़े महासागर भी हैं। जो लोग भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होंगे, अखंड भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अखंड भारत को पुनः तोड़ने का षड्यंत्र करेंगे, तो भारत की भूमि पर नहीं रहेंगे। उनके लिए हम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में व्यवस्था कर देंगे। क्या करना है? अच्छा, वो ठीक है। और जो आपने 1971 की बात की, सुनिए, 1971 की बात की। हाँ, 1971 में 1971 में हुआ क्या था? सुनिए, मैं कह रहा हूं, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि हुआ क्या था 1971 में, आप ये बतावें। नेतृत्व वाली सरकार है 1971 में। अगर बांग्लादेश की सरकार थी, अरे भाई, बांग्लादेश बना तो क्यों बना? यही स्थिति थी, यही स्थिति थी। मैं बता रहा हूं, वहां से पलायन हो रहा था, लाखों शरणार्थी के रूप में बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसे थे। इंदिरा गांधी ने उस समय यही बात कही थी कि अब हम इनको शरण नहीं दे सकते, आइदर दिस वे और दैट वे। तब ये पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान अलग हुआ। उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे रीजन यह था कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, बांग्लादेश के लोगों का उत्पीड़न कर रहा था, न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि बांग्लादेश के मुसलमानों का भी उत्पीड़न कर रहा था। और वही बांग्लादेश के मुसलमानों ने कहा, भारत की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, भारत की तरफ मुंह करके कहा। और मुझे मालूम, एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया था कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भैया इतना तेजी से नारा दो कि इंदिरा माई तक सुनाई दे, भारत तक ये गूंज जानी चाहिए। तो भारत ने वहां के लोगों को न्याय दिलाया। इंदिरा जी ने गलती की तो उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अब हमारी नियति सिर्फ सुरक्षा करने की नहीं है। यदि हमारे को चोट पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, हमारी तरफ बुरी नजर देखेंगे, तो हम आंख फोड़ने का काम मैंने करेंगे। चर्चा की शुरुआत में आपसे ये बात पूछी थी, तब आपने न्याय दिलाएंगे, उनकी भूमि के साथ न्याय दिलाएंगे। मैंने आपसे चर्चा के शुरू में सागर का भी जिक्र किया था, तब आप इस बात को घुमा गए थे। अब बात करते करते आप वापस सागर की तरफ आ गए। अभी मैं कह रहा हूं कि जहां बांग्लादेश है उसको रहने दीजिए, पाकिस्तान जहां है उसको रहने दीजिए। अभी जो अपने देश के भीतर की स्थिति है,
जो स्थिति है उसमें कितना ये सागर काम आने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि तारिक रहमान, शेखर जी इस बात का मैं यही जवाब दे दूं, जिस तरह के हालात देश के अंदर बन रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता खुद ही उठा के उनको हिंद महासागर में भेज देने का काम करेगी। जो कांग्रेस का रवैया है, कांग्रेस के नेताओं की जो एक्टिविटी है और भारत विरोधी जो जिस तरह के बयानबाजी है, ये हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग जेन कर रहे हैं ना, न्यू जनरेशन इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिलकर भारत विरोधी षड्यंत्र में शामिल है। ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर बोलते, जर्मनी में जाकर ये नहीं कहते कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और शेखर जी, आप और हम जैसे लोग, आम लोग जवाब दे देंगे। सरकार को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता कांग्रेस के दफ्तर को घेर लेगी और उस दफ्तर के सहित उठाकर कांग्रेस को हिंद महासागर में फेंक देगी। राहुल गांधी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रेश जी, अभी आपने कम्युनिज्म का जिक्र किया था। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि देखिए क्या होता है कि बात करते करते बात दूर निकल जाती। अभी आपने कम्युनिज्म का जिक्र किया था, तो जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार होती थी तो हम पत्रकार ये बहुत उदाहरण देते थे कि अगर चाइना में पानी बरसता है तो पश्चिम बंगाल का जो वामपंथी है वो अपना छाता खोल के खड़ा हो जाता है। अभी समस्या बांग्लादेश में है और आप कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। यहां आपने बांग्लादेश के उच्चायोग का घेराव किया, वहां उसने राजनयिकों को बुला करके बड़ी तगड़ी प्रतिक्रिया दी। शेखर जी आपने नहीं समझा, एक मिनट मैं रोक दूं, स्पष्ट कर दूं यही दर्शकों को। आपने कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया, मैंने 1953 कम्युनिस्ट का नहीं जिक्र किया, मैंने उदाहरण कोट किया। आप ये बताइए कि समस्या बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा बांग्लादेश में। 2 मिनट, अरे भाई एक मिनट, नहीं आप डिरेल कर देंगे ना। मैं जो जिक्र कर रहा हूं उस चीज समझिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। हाँ, पहली बार कोई कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से केरल में 53 या 1953-54 की बात वो है। मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है, वो मैंने, आप उदाहरण को गलत नहीं, आप कम्युनिज्म पे बोल सकते हैं लेकिन मेरा सवाल कम्युनिज्म, मेरा सवाल सीधा सा है और आप सवाल पे तो आए। भारत में चाइना में जब लड़ाई लगी थी, मेरा सवाल सीधा, मैं चाइना उस पर जा नहीं रहा हूँ, फिर अभी आप ये गोल गोल घुमा देंगे मुझे। अब ये तो घुमाने वाली बात हो गई। चलिए भैया सवाल तो समझ लीजिए, आप सवाल समझिए। आप, मेरा सवाल ये है, मैंने वो उदाहरण कोट किया था कम्युनिज्म वाला कि पानी चाइना में बरस रहा है तो छाता यहां पश्चिम बंगाल में खुल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मारा हिंदू बांग्लादेश में जा रहा है और आप यहां कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करेंगे, उनको समुद्र में फेंकेंगे। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? उससे क्या बांग्लादेश वाले रुक जाएंगे? हिंदुओं का मरना रुक जाएगा? मैं बता रहा हूं शुरू में आपने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, जो आपने कहा हमने उस पर पूछा। मैं ये पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, चर्चा हम आज इसी पे कर रहे हैं। आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने ये बात वही बात मैं कह रहा हूं। मेरी बात सुनिए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा है और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा चाइना के साथ खड़ा है, भारत के विरोध में खड़ा है, भारत की सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। सुनिए बात को, समझिए। वक्त ने क्या दिखाया? आज कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान देश से मिट गया। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जर्मनी में जाके कह रही है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। मैं यही तो कह रहा हूं, मेरा सवाल यही, मेरा दर्द यही है चंद्रेश जी। अब तो मैं दर्द में आ गया। मैं कह रहा हूं मारा हिंदू बांग्लादेश में जा रहा है, आप कांग्रेस का दफ्तर और कांग्रेस को कटघरे में हिंदुस्तान की खड़ा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है उस पर क्या करने वाला है? राहुल गांधी नहीं जाएंगे, वो नेता विपक्ष हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो केवल बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं। बांग्लादेश में दलित और पिछड़े हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, लोग अमानवीय तरीके से वहां मारे जा रहे हैं, मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और हमने कह दिया कि हमारे बीएसएफ के फोर्स सीमा पर कड़ी नजर बांग्लादेश की तरफ लगाए हुए हैं। समय आने पर हम उचित जवाब देंगे यदि उससे पहले वहां मामला नहीं सुलझा तो। लेकिन हम भारत में देख रहे हैं कि जहां पूरे भारत में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब भारतीयों का जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर हर भारतीय पीड़ित है,
मानसिक रूप से तनाव में है और वो चाहता है कि एक राफेल बांग्लादेश पर अभी गिरा दिया जाए। ये हर भारतीय की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। मैं आपके मंच के मार हो सकता है सरकारों की अपनी कुछ मजबूरियां हो, हमारी भी इच्छा है कि ऐसा हो जाए। ना हो तो छूट दे दे, हमारे देश में बजरंग दल वाले जाकर बांग्लादेश को ठीक कर देंगे। छूट दे दे, केवल सीमाएं खोल दे, पता चल जाएगा। लेकिन भारत में लीडर, इतने बड़े लोकतंत्र का लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक भी बयान न देकर जर्मनी में जाकर कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इसके क्या मायने हैं? और ऐसे नेता और उसकी पार्टी को हिंद महासागर में क्या नहीं फेंक दिया जाना चाहिए? तो कब फेंकेंगे? फेंक दिया जाना चाहिए। मैं भारत अच्छा, वही बता, वो कब करेंगे यही बता दीजिए। अपील करता हूं, मैं भारत के नौजवानों को आपके मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि भारत के नौजवान एक मंच पर आए और ऐसी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता को उठाकर हिंद महासागर में फेंक दें। फिर बांग्लादेश को तो हम निपट लेंगे, पहले कांग्रेस को निपटा ले, बांग्लादेश को निपट लेंगे। मतलब बांग्लादेश को लेकर के आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है? मोटा मोटी मुझे ये समझ में आ रहा है आपकी बात से। हमारे पास सारी स्ट्रेटजी है, हमारे पास पाकिस्तान को भी लेकर स्ट्रेटजी है, हमारे पास अखंड भारत का रोड मैप भी है, पाकिस्तान का भी। अब हर चीज हम आपको आंतरिक रूप से नहीं बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है। बाकी आप समझिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की रोज पिटाई कर रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है हो ही रहा है, क्योंकि उसको भी हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपका भी, आपकी बात का, दोनों का सम्मान मुझे रखना है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते आप भी दो चार चीजों को समझें। पॉलिटिकल लीडर होने के नाते नहीं, लेकिन नागरिक होने के नाते भारत के, आप इस चीज को समझिए कि आईएसआई का जो टॉप ऑफिशियल है वो इस समय बांग्लादेश में बैठा है। तारिक रहमान की वापसी हो चुकी है, 17 साल के बाद वो आया है, और उसके बाद जिस तरीके के बांग्लादेश में उसका इस्तकबाल हुआ है, जिस तरीके से जमाते इस्लामी और वहां की जो मौजूदा यूनिट सरकार है उसने गठबंधन किया है, ये सारी चीजें इस तरीके की हैं जो केवल भारत के खिलाफ का नैरेटिव नहीं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा ही नहीं कर रही हैं, वो आगे बढ़ चुकी है। आप इस बात को समझिए। कब बाबा मरेंगे, कब बैल बिकेंगे, कब बलूचिस्तान अलग होगा, कब पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। मसला यहां पर यह है कि जो बांग्लादेश का हिंदू है वो भारत सरकार की तरफ एक निगाह उठा करके देख रहा है कि बताओ हम मरते रहेंगे, तुम कुछ करोगे या नहीं। आपकी बात का सम्मान रखते हुए देशवासियों से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, वो पाकिस्तान और विदेशी ताकतों की साजिश का हिस्सा भी है। क्योंकि कुछ विदेशी ताकतों को लगता है पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न करेंगे तो उसकी आग भारत में जलेगी और भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत के मुसलमान भारत के विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जो होगा, बांग्लादेश में होगा, वहां उस तरीके से हम वहां जवाब देने का काम करेंगे और वहां हमारी सरकार जवाब दे भी रही है। जरूरत होगा तो आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएंगे और जरूरत होगा तो सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। और भारत सरकार ने 2 टूक जवाब बांग्लादेश की सरकार को स्पष्ट कर दिया है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि शेख हसीना को दबाव में हम वापस कर देंगे, सुनिए, आपके मन के माध्यम से कह रहा हूं, भारत न तब इतना कमजोर था, न अब तो खैर बात ही नहीं है। अब तो हमारे पास राफेल है। दलाई लामा को जब चीन को हम नहीं दिए और दलाई लामा लोकतंत्र की बात भारत में रहकर बेवाकी से करते हैं, तो शेख हसीना कोई कहीं जाने वाली नहीं है। शेख हसीना भारत में रहेंगी और शेख हसीना बांग्लादेश के लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई जिस हद तक लड़ना होगा लड़ेंगी, उनका पूरा सहयोग है। और बांग्लादेश के चरमपंथियों को बहुत जल्द नकेल कसने का काम भारत ही करेगा, दुनिया में और कोई ताकत नहीं कर सकती। ये भी जो आपका बयान है, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मतलब क्योंकि आप एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, यदि पाकिस्तान ने अपना एक सिपाही बांग्लादेश में उतारा तो पाकिस्तान नक्शे से मिटने की अपनी पूरी जमीन तैयार कर चुका है बांग्लादेश में। अब आप सवाल समझें, वो ठीक है आपने जो पाकिस्तान के लिए कहा, बांग्लादेश में जो चरमपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, उनका आरोप यही है कि भारत ने खालिदा शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दी है और भारत हमारे आंतरिक मामले में इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए हम हिंदुओं को मार रहे हैं। अब आपके पास कोई जवाब है?
इस चीज का? ये कोटेड है वहां पर चीजें। ऐसा है, हाँ मैं बता दूं। और आप इसको टेलीविजन पर पूरी दावे के साथ में कह रहे हैं। आप समझिए कि वहां के हिंदुओं को आप कैसे खतरे में डाल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश को अलग राष्ट्र मानती होगी, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान को अलग राष्ट्र मानती होगी, राजनीति विज्ञान और संविधान भी इनको अलग राष्ट्र मानता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ के लोग कभी हमारे लोग थे, वहां की भूमि कभी हमारी भूमि हुआ करती थी, कभी हमारे देश का ध्वज वहां फहरा करता था। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत भारत का बंटवारा किया गया। चंद्रेश जी संक्षिप्त में प्लीज, समय की सीमा है। एक सेकेंड। तिब्बत में जब चाइना ने उत्पीड़न किया, दलाई लामा भारत आए, भारत ने उनको जगह दिया। वहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना भाग के आई, वहां पर उत्पीड़न किया गया, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को महत्व देते हुए उनको भारत में पनाह देने का काम किया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोकतंत्र का प्रहरी या अखंड भारत के किसी भी प्रांत से लोकतंत्र का कोई प्रहरी भारत में शरण मांगने आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बातचीत की जा रही है तमाम तरीके से, चाहे अगर बातचीत करें पाकिस्तान की या फिर बांग्लादेश की दोस्ती की, या फिर जो आग की लपटें बांग्लादेश से चली हैं वो भारत में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल सिर्फ एक, जनता सवाल पूछ रही है कि केंद्र सरकार की नींद कब खुलेगी और साथ ही कब एक्शन लिया जाएगा। दूसरा सवाल ये भी कि क्या शेख हसीना को वापस लौटाने की तैयारी केंद्र सरकार करने वाले हैं कि नहीं। और इसके साथ ही 71 से लेकर के 25 तक सरकारें आई और गई, नरसिम्हा राव की सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार रही, सभी पार्टियां आई और गई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बर्बरता से होती ही रही है। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं, देखते रहिए आज की खबर।